हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिनव सिंह आप सभी का एग्ज़ाम काट एप्लीकेशन और एग्ज़ाम काट यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने आया हूं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस सेट 1 एसएससी जी अभी तक मैंने एसएससी जीडी का एक सेट करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिए, प्रैक्टिस सेट 1 का। ये प्रैक्टिस सेट 2 का वीडियो है जिसमें मैं आपको हमारी अग्रवाल पब्लिकेशन की जो एसएससी जीडी की सबसे बेहतरीन और इंडिया की मोस्ट सेलिंग बुक है, उस बुक से मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। ये जो बुक है, इस बुक में ये जो आपको हमारी पब्लिकेशन की बुक दिखाई दे रही है, इस बुक में हमने एसएससी प्रीवियस पेपर को भी रखा है और साथ साथ की प्रैक्टिस सेट भी बनाए हैं जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं, ताकि जब आप इन्हें बनाएं तो आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचे, आपका प्रिपरेशन में बूस्ट अप आए और आप एग्जाम क्रैक करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ये हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ें, यहाँ पर आपको पीडीएफ और पेड क्लास और फ्री क्लास की जानकारी मिलती रहेगी। ये जो क्लास है ये फ्री क्लास है, ये प्रैक्टिस क्लास है, एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रहा हूँ। ये फ्री क्लास है, इसकी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम काट लाइव से जरूर जुड़ें। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 2। एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 2 और इसका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही जो है वो डीआई का एक सवाल है, डीआई का क्वेश्चन है और डीआई से ही शुरुआत किया गया है यहाँ पर। तो डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे आसान टाइप माना जाता है, स्कोरिंग होता है, बस बच्चे को डेटा पकड़ना आना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या सवाल है, कहता है 3 सवाल 1 से 3 तक सवाल बनाए गए हैं जिसमें 2001 से 2017 तक चावल के निर्यात को प्रदर्शित किया गया है। इसका ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। बेटा गौर से देखो, 2001 से 2017 पहला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, कहता है वर्षों की संख्या जिसमें निर्यात निर्दिष्ट अवधि के लिए औसत से अधिक था। यानी जो औसत इनका जो निर्यात है, इनका औसत पहले निकालना होगा और देखना होगा कि वो कौन सा साल है जिसमें निर्यात और एवरेज वैल्यू से ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें एवरेज निकालने की जरूरत है। एवरेज क्या होता है पहले तो उस पर बात करते हैं। एवरेज होता है सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर। तो सबसे पहले एवरेज निकालते हैं। एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। तो इनका सम निकालते हैं कि सम की वैल्यू क्या होगी। सम अगर करने जाएं तो देखिए पॉइंट, पहले दशमलव वाले पार्ट को ऐड कर लेते हैं हम लोग। 5 4 9, 5 4 9, 9 8 17 और 17 9 26, 26 8 34, 34 5 39 और 39 2 41, 41 का एक आ गया, बचा 4 हमारे पास। 11 9 20, 20 4 24, 24 10 34, 34 प्लस 9 43, 43 प्लस 7 50, 56, 56 और 5 61। तो बेटा ये 61.1 आ गया और साल कितने हैं 7। तो इसका मतलब इसका जो लगभग मान मुझे दिखाई दे रहा है वो 7 8 56 और बचा 5 51 7 7 49, 8.7 ये इसकी लगभग वैल्यू आ रही है। अब देखिए जो कौन सा वर्ष है जिसमें जो आपका निर्यात है चावल का वो 8.7 से अधिक आ रहा है। तो बेटा गौर से देखना, ये जो है 8.1 से 8.7 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये 8.7 से ज्यादा है, ये भी 8.7 से ज्यादा है, ये भी 8.7 से ज्यादा है, ये भी 8.7 से ज्यादा है। तो हमारे पास कितने साल ऐसे हैं, 4 साल। तो आप 4 को क्लिक करेंगे और 4 ऑप्शन ए का आंसर है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन में जो पूरा प्रैक्टिस सेट करवाऊं, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स जरूर देखा करूंगा कि आपको कौन सा सवाल नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डीआई का, 3 सवाल आपके डीआई के हैं।
कहता है कि वर्ष के निम्न युग में से किसमें चावल का औसत निर्यात 8.85 लाख रुपए है। बेटा दो ऑप्शन में 2 साल बताए गए हैं। कहता है इन दोनों को मिलाकर जो औसत वैल्यू आनी चाहिए चावल के निर्यात की वो आनी चाहिए 8.85। तो देखो किसकी वैल्यू 8.85 आ रही है। तो अगर मैं 2014-15 की बात करूं तो 2014-15 ये है। बेटा इनका औसत कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। मुझे बताइए ये है 10 ये है 9, 10 और 9 के बीच में 8 कहां से आएगा? ये तो 8 दिया हुआ, ये नहीं हो सकता उत्तर। बहुत बारीकी से अगर आप देखेंगे तो अपने आप डीआई आपको बहुत आसान लगेगा। एक बच्चा होगा जो औसत निकाल रहा होगा इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करके ना, ऐसे नहीं करना। औसत बीच की संख्या इस दोनों के बीच में ला ही नहीं कर रहा है तो क्या चेक करूं मैं? 15 और 16, 15 और 16 की बात करें तो 15 16 ये दोनों नंबर है और इनके बीच में भी 8 नहीं आ रहा है, 10 9 तो ये भी गलत हो गया। यहां बात करें 12 और 13 तो 12 और 13 देखिए ये 6 और 7 के बीच में, यहां भी 8 नहीं आएगा तो ये भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन जब गलत हो ही चुके हैं तो चौथा ही आंसर होगा। और चेक भी कर लेते हैं 13 14 का जो मान है 13 और 14 देखिए 7.8 और 9.9 के बीच में है और 7 और 9 के बीच में 8 तो आता ही है। इसका मतलब डी राइट आंसर होगा। डी विल बी द राइट आंसर। आसानी से आप आंसर पकड़ सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 से 2017 तक निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? 2016 से 2017 तक निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? 2016 में है 9.5 और 2017 में हो गया है 11.4। देखिए जब भी प्रतिशत पूछे ना आप रेशियो निकालिए, रेशियो निकालेंगे दशमलव खत्म हो जाएगा। ये 9.5 है, ये 11.4 दशमलव खत्म हो जाएगा। 19 से कट रहा है ये 5 बार में, 19 से कट रहा है 6 बार में, एक की वृद्धि हुई 5 पर तो 100 पर कितने की होगी? तो बेटा यही आंसर है 20%, 20 राइट आंसर हो जाएगा, 20 सही जवाब होगा। तो देखिए कितना आसान जो डीआई के सवाल थे जिसे बच्चे छोड़ने लग जाते हैं, जिनका बेसिक कमजोर होता है, वो कितना आसानी से स्कोर दे रहा है आपको। ऐसे ही पूरा मैथ आपको बहुत शानदार लगेगा आप एक एक सवाल अगर बनाएंगे तो। मैंने आपको हमेशा समझाया हर वीडियो में कि आप जब भी ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें तो वीडियो को पॉज कर दे, जैसे ही मैं क्वेश्चन लाता हूं वीडियो को पॉज कर दे, फिर सोल्व करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखा करें, तब आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। कहता है यदि दो संख्या का अनुपात 2:1 है तो 2:1 है और इनका जो प्रोडक्ट है तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 एकम 2। अब ये रेशियो, रेशियो का मतलब होता है यूनिट, यहां भी यूनिट यहां भी यूनिट, तो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा ये। इसे अगर मैं 2 यूनिट मानता हूं, इसे 1 यूनिट मानता हूं, गुणा करूंगा तो 2 यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे तो एक्स भी मान सकते हैं, 2x और x भी मान सकते हैं, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी? 1800। तो मुझे बताइए 2 इसको कितने बार में काटेगा? 900। एक यूनिट स्क्वायर की वैल्यू 900 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू होगी 900 किसका स्क्वायर होता है? 30 का। आपसे पूछा जरा बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर 2 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 30 इंटू 2 60 होगा, 60 सही जवाब होगा। 60 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सवाल? कहता है 3 भिन्न भिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, 72 सेकेंड और 120 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि 10:56 पर वो एक साथ सभी बदले हो तो अगली बार वो एक साथ किस समय पर बदलेंगे? देखिए ये जो एक साथ जो लाइट जलने वाले सवाल, घंटियां बजने वाले सवाल होते हैं, यानी एक साथ मिलने वाले सवाल, ये सभी सवाल एलसीएम के सवाल होते हैं। इसका आंसर कैसे निकालते हैं ये सुनिएगा ध्यान से। ये सब क्वेश्चन एलसीएम के सवाल होते हैं। इसका आंसर जो होता है एक साथ जो बजने का टाइम है, यहां तो कलर बदल रहा है, यहां लाइट सिग्नल है जो अपना कलर बदल रहा है, तो एक साथ कलर बदलने का जो टाइम होगा, एक साथ कलर बदलने का टाइम, बदलने का टाइम ये बराबर होता है। आप देखिए
कि पहला लाइट जो है वो 24 सेकंड के बाद, दूसरा लाइट जो है वो 72 सेकंड के बाद, तीसरा लाइट जो है वो 120 सेकंड के बाद अपना कलर बदलता है। तो एक साथ ये कब बदलेंगे, इसका उत्तर इनके एलसीएम से आता है, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 72 का 72 और 72 120 का 360। तो 360 सेकंड के बाद ये सभी लाइट एक साथ कलर बदलेंगे, और 360 सेकंड को मिनट में अगर बदलें तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा 6 मिनट, यानी 6 मिनट के बाद ये एक साथ कलर बदलेंगे। उसने दे रखा है कि वो सबसे पहले 10:56 पर एक साथ कलर बदले थे, तो अगली बार कब बदलेंगे, तो 10:56 में 6 मिनट जोड़ दीजिए, 10:56 में 4 जोड़ेंगे तो 11 बज जाएगा, और 6 जोड़ना यानी 2 और जोड़ेंगे यानी 11:02 सही जवाब होगा। 11:02, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो ऐसे सवाल, एलसीएम के सवाल आते रहते हैं एग्जाम में, आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे करना, तो ये क्वेश्चन आसान होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राम ने बाजार जाकर एक गणित की पुस्तक और की एक प्रति यानी मैथ की एक बुक उसने खरीदी है और 2 पेंसिल खरीदे हैं, जबकि कितने रुपए में खरीदे, 165 रुपए में खरीदे हैं। रहीम ने उसी बाजार में जाकर मैथ की एक ही पुस्तक खरीदी और जबकि पेंसिल की 10 पेंसिल खरीद ली, कितने में, 169 रुपए में। तो मुझे बताइए, राम और रहीम में, राम ने भी एक ही पुस्तक खरीदी है, रहीम ने भी एक ही पुस्तक खरीदी है, लेकिन रहीम का पैसा इसके पैसे से ज्यादा आ रहा। क्यों ज्यादा आ रहा है, अगर आप बात करें इसके पैसे से क्यों ज्यादा आ रहा, कितना ज्यादा आ रहा, 4 रुपया। क्यों ज्यादा आ रहा, क्योंकि राम ने 2 पेंसिल खरीदी थी और रहीम ने टोटल 10 पेंसिल खरीदी। देखिए ना, राम ने 2 पेंसिल खरीदी है और रहीम ने 10 पेंसिल खरीदी है, तो कितना ज्यादा खरीदा, 8 पेंसिल ज्यादा खरीदा, 8 पेंसिल ज्यादा खरीदा, इसीलिए उसे 4 रुपए अधिक पे करने पड़े। तो एक पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी, यही पूछा। जरा 8 उधर लेकर जाएंगे, 4/8 आंसर होगा 1/2 रुपया। 1/2 को हम 0.5 भी कहते हैं, तो एक पेंसिल की कीमत 1/2 रुपया हमारे सामने। अगर सपोज आपसे ये पूछ दिया जाए कि किताब की कितनी कीमत है, तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सवाल में क्या दिया हुआ है कि राम एक बुक खरीदता, मान लेते बुक की प्राइस B है और 2 पेंसिल खरीदता, एक पेंसिल 1/2, तो 2 पेंसिल का कितना होगा, 1, तो टोटल उसे 165 रुपए खर्च हो जाते हैं। इसका मतलब बुक की जो कीमत रह रही होगी वो 164 रुपया रह रही होगी। 164 सही जवाब हो जाएगा बेटा। तो ये इस प्रकार से हम बुक की भी प्राइस निकाल सकते हैं। अगला सवाल कहता है, 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 4:7 है, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:5 बन जाता है। ये देखिए रेशियो चैप्टर का सवाल है, जिसमें हर नंबर में रेशियो में एक संख्या जोड़ने को कहा जा रहा है। ऐसे सवाल कैसे बनाते हैं ये सुनिएगा। जैसे उसने रेशियो बता रखा है कि इनिशियल जो रेशियो है, आपकी इनिशियल जो रेशियो है वो बता रखा 4:7 और फाइनल रेशियो जो बता रखा है वो 3:5। जबकि उसने कहा क्या है, उसने कहा प्रत्येक में 4 जोड़ा गया, प्रत्येक में 4 जोड़ा गया। लेकिन आप गौर से देखिए कि क्या इसमें कुछ जोड़ा गया है, जोड़ने का मतलब बढ़ जाता है, ये तो घटा हुआ दिखाई दे रहा, ये भी घटा हुआ दिखाई दे रहा, यानी ये बात गलत है। ऐसे नहीं, ये जो पार्ट बना हुआ है ना रेशियो, ये घट क्यों रहा है जबकि इसे बढ़ना चाहिए। तो ये इसीलिए ऐसा घट रहा है क्योंकि आप रेशियो का एक कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैं इस सवाल को बेसिक से भी करवा दूंगा, लेकिन ट्रिक से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान लगेगा। जब भी रेशियो में समान संख्या जोड़ी जाए, आप काम क्या करें, उसका अंतर देखिए, अंतर कितना, इसका अंतर 3 है, इसका अंतर देखिए कितना है, 2 है, और इसके अंतर को समान कर ले। अगर इसके अंतर को हम समान करते हैं तो हमें यहां क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2, और यहां कितना, 3। देखिए अंतर समान हो गया। अब जो हमारा मान बन चुका इनिशियल वाला रेशियो, 2 अगर गुना करेंगे यहां भी 2 गुना होगा, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, और फाइनल रेशियो में 3 गुना किया है तो 3 तिया 9 और 3 पचे 15। अब देखिए दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, 8 9 हुआ है 1 की वृद्धि करके, 14 15 हुआ 1 की वृद्धि करके, तो यानी हमने 1 की वृद्धि की है। उसने कहा जी नहीं, आपको 1 नहीं बढ़ाना था, आपको 4 बढ़ाना था। इस 1 की वैल्यू 4 बताई गई है। अगर 1 यूनिट का मान 4 है
है तो जो मर्जी वो पूछ ले। उसने पूछा बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 14 थी इसमें, और इसमें हमने गुणा कर दिया 4, तो 14 चौके 56, 56 विल बी द राइट आंसर, 56 सही जवाब होगा। अब देखना, इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका ट्रिक है, यानी बिना एक्स के किया गया है ये। इससे अगर हम बेसिक से सॉल्व करने जाएं तो बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन बेसिक से भी बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है बेसिक से। आप क्या करें, आप मान ले ओरिजिनल रेशियो दिया हुआ है 4/7, रेशियो को आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात एक ही है। कहता है प्रत्येक में 4 जोड़ा गया है, तो रेशियो का मतलब 4/7 है, तो इसका मतलब ये संख्या को हम 4x 7x मान सकते हैं, तभी x x कट के रेशियो 4/7 बनेगा। अब प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 4 जोड़ दे रहे हैं, इसमें भी 4 जोड़ दे रहे हैं, तो ये जो संख्या बन गई वो 3/5 बन गई है बेटा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको x का मान निकल आएगा। देखिए अगर मैं 5 उधर लेकर जाऊं तो ये बन जाएगा 5 चौके 20x, और 5 उधर जाएगा तो 5 चौके 20 ये बन जाएगा। उधर अगर बात करें तो 7 गुना होगा 7 तिया 21x, और 4 उधर जाएगा तो 4 तिया 12 बन जाएगा। देखिए x वाले पार्ट को एक तरफ लेकर जाइए, 20x उधर लेकर जाएंगे, 21 में से 20 जाएगा, x बचेगा, और इस 12 को इधर लाइए तो 12 इधर आएगा, 20 में से 12 घटाएंगे 8 आएगा, x का मान 8 है। अगर x का मान 8 है तो ओरिजिनल नंबर इसमें से कहता है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 7x है, तो 7x में x की वैल्यू 8 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 56, 56 सही जवाब हो जाएगा। तो बेसिक से भी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और ट्रिक से भी बहुत आसान है, कैसे भी मर्जी आपका जैसे मन करे वैसे जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी स्कूल में एक परीक्षा में सफल और असफल परीक्षार्थियों का अनुपात 6:1 है। यदि 6 और परीक्षार्थी सफल हो जाते तो यह अनुपात 9:1 बन जाता, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या बताएं। गौर से सुनिए, कहता है सवाल में कि जो सफल हुए और जो रिजेक्ट हुए उनका रेशियो बताया गया है, उनका रेशियो बताया गया है 6:1, 6:1। कहता है 6 और परीक्षार्थी अगर सफल हो जाते, यानी यहां अगर 6 और बढ़ जाता तो इनका जो रेशियो हो जाता वो 9:1 हो जाता। मेरा एक सवाल आपसे है कि आप सफल बढ़ाएंगे, अगर एक क्लास में से ज्यादा लोग सक्सेस होने लग जा रहे हैं, इसका मतलब फेल्योर की संख्या घटेगी, लेकिन क्लास की स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लास की स्ट्रेंथ तो यहां भी 7 होनी चाहिए और यहां भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहां सेम नहीं है, यहां ये 10 बन चुकी है, जबकि इसे सेम होना चाहिए था, इसे बेटा सेम होना चाहिए था। इसे सेम कैसे करें, 10-7 को सेम बनाने के लिए आप यहां 10 गुना कर दीजिए, आप यहां 10 गुना कर दीजिए, यहां 10 गुना करेंगे 70 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा, और इसमें 7 गुना कर दीजिए। 7 गुना करेंगे तो ये 9×7 63 बन जाएगा, और ये 7 एकम 7 बन जाएगा। अब बताइए कि यहां सक्सेस में कितने की वृद्धि की गई, आपने कितनी की, तो आप बोलेंगे सर मैंने तो 3 की वृद्धि की है, 3 की हमने वृद्धि की है। और देखिए अगर आप सक्सेस स्टूडेंट 3 बढ़ाएंगे तो फेल्योर 3 से घट रहा होगा, ये भी बात एकदम समझने वाली है। जबकि सवाल कहता है कि जी नहीं, 3 नहीं बढ़ाने, 6 बढ़ाने। इस 3 यूनिट की वैल्यू 6 दे रखा है, यानी रिलेशन 2 का है। अब आपसे जो मर्जी वो पूछ ले, रेशियो टूट चुका है, रिलेशन आते ही रेशियो खत्म हो जाता है। अब आपसे वो कहता है कि परीक्षार्थियों की कुल संख्या बताएं। परीक्षार्थियों की कुल संख्या 70 थी और रिलेशन 2 का आया है, तो 70 × 2 140, 140 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो देखिए अनुपात के सवाल अगर आप इस तरह से समझ रहे हैं ना, तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे इन चीजों को। आप बचपन का प्यार भूल सकते हैं, लेकिन ये वाली बात नहीं भूल पाएंगे किसी भी कंडीशन में। अगला सवाल कहता है 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 है और अंतिम 3 का औसत 16 है, तो अंतिम संख्या 19 है, तो पहली संख्या क्या होगी। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। 4 संख्याओं का समूह, मान लेते हैं संख्या x1 x2 x3 x4 है, जिसमें से पहली 3 का औसत यानी x1 x2 और x3 का जो औसत है वो दिया हुआ 18। अगर औसत 18 है तो इनका सम क्या होगा, सम होता है औसत इंटू संख्या। 3 संख्या थी, 3 से गुना कर दी। आखिरी 3 कौन सी होगी, आखिरी 3 होगी x2 + x3 +
माइनस x4, इसका औसत कितना दिया हुआ है, तो इसका औसत है कितना, अंतिम 3 का 16 है, योग कितना होगा 16 या 48। अगर मैं इसको समीकरण 1 मानूं और इसको समीकरण 2, अगर मैं इसे घटा देता हूं तो देखिए x2 x2 x3 x3 खत्म हो जाएगा और x1 माइनस x4 का मान आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे 3 कॉमन ले लेंगे, 18 में से 16 गया 2 और 2 तिया 6, 6 बच रहा है ये। अब उसने आखिरी जो संख्या x4 है उसकी वैल्यू 19 बताई है, यानी इसका मान 19 बता रखा है। ये माइनस 19 उधर लेकर जाएंगे तो प्लस 19 बन जाएगा, 6 प्लस 19, 19 6 25, यानी पहली संख्या 25 होगी। 25 सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। बहुत आसान सा सवाल, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। आप अगर पूरा सिलेबस को बढ़िया से पढ़ ले रहे हैं तो मैं फिर कहता हूं एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, एकदम 100% गारंटी के साथ। बस बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा उसे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बी के जन्म के समय ए की आयु 4 वर्ष 7 महीने थी और सी के जन्म के समय बी की आयु 3 वर्ष 4 महीने थी। जब सी 5 वर्ष 2 महीने का था तो उनकी औसत आयु क्या होगी। देखिए ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल होता है, इसको बढ़िया से थोड़ा देखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना थोड़े से लॉजिकल होते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो बेटा। कहता है सवाल में कि बी के जन्म के समय, बी का जन्म का अर्थ है कि बी की उम्र जब 0 है तो ऐसे समय ए की जो उम्र है वो है 4 साल 7 महीना, 4 साल 7 महीना है ये। फिर कहता है कि बी के जन्म के समय ए की उम्र 4 साल 7 महीने थी और जब सी का जन्म है तब बी की आयु 3 साल 4 महीना हो गया। जब सी का जन्म यानी सी को जब हम 0 रख रहे हैं तो बी जो है वो 3 साल 4 महीने का हो चुका है, यानी बी की उम्र में 3 साल 4 महीना जोड़ा गया। अब आप बताइए अगर आपकी उम्र में 3 साल 4 महीना जोड़ेंगे तो आपके भाई की उम्र भी तो बढ़ जाएगी। तो ये इसका भाई है तो ये भी 3 साल 4 महीने बढ़ जाएगा। इसमें 3 साल 4 महीने जोड़ेंगे तो 7 4 11 महीने आ जाएगा और 3 साल 4 3 7 साल आ जाएगा। ये हो जाएगी ए की उम्र। अब आगे बढ़िए क्या कहता है, कहता है जब सी 5 साल 2 महीने का था, यानी सी की उम्र को 5 साल 2 महीना लेकर जाते, 5 साल 2 महीना। बताइए सी 0 था, 5 साल 2 महीना जाने के लिए उसकी उम्र को 5 साल 2 महीने बढ़ाया गया। अगर इसे 5 साल 2 महीना बढ़ा रहे हैं तो बेटा बी की उम्र भी बढ़ानी पड़ेगी। ये हो जाएगा 4 2 6 महीना और 5 3 8 साल हो जाएगा। और एक की उम्र इसे भी बढ़ाना पड़ेगा, सबकी उम्र 5 साल 2 महीने से बढ़ेगी। जोड़ेंगे तो 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 महीना का मतलब हो जाता है 1 साल 1 महीना। तो 1 साल 1 महीना लिख लेते हैं, 1 साल 7 5 12 और 12 1 13 साल, 13 साल 1 महीना हो गया। अब इनका औसत पूछा जा रहा भाइयों, कहता है इनका एवरेज बताए। तो एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। तो सम अपॉन नंबर, इनका सम निकालिए अपोन नंबर कीजिए, आंसर आ जाएगा। सम निकालेंगे तो 6 2 8 1 9 महीना, तो ये दिखाई दे रहा है 9 महीना। इसका सम करेंगे तो 8 5 13 13 13 26, यानी 26 साल 9 महीना। 26 साल 9 महीना सही जवाब है सम का। 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब थोड़ा काट पिट कीजिए इसको। काट पिट अगर करेंगे तो 3 से काटे 26 को 8 बार में कटा, 2 साल बच गए हमारे पास। अब 2 साल आगे महीना है, 1 साल में 12 महीना होता है, 2 साल में 24 महीना। तो 24 महीना प्लस 9 महीना यानी 33 महीने, 33 मंथ्स है हमारे पास। 3 से 33 में भाग देंगे तो 11 महीना आएगा, यानी 8 साल 11 महीना सही जवाब होगा। 8 साल 11 महीना राइट आंसर होगा। यहां से आसानी से, ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल, लॉजिकल सवाल, मजेदार सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पीटर ने एक मेज 450 रुपए में खरीदा और 30 रुपए उसके परिवहन पर खर्च किया। यदि वह मेज को 600 रुपए में बेचा तो उसका लाभ हानि का सवाल है। बहुत ही आसान सा सवाल, बिल्कुल स्टैंडर्ड लेस सवाल है, और जीडी में तो स्टैंडर्ड लेस ही सवाल, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। बताइए कि कह रहा है कॉस्ट प्राइस जो है, खरीदा 450 में और 30 रुपया खर्च भी किया। अगर हम 450 में खरीदते और 30 खर्च भी करते तो हमारी टोटल कॉस्ट 450 नहीं होगी, टोटल कॉस्ट 450 प्लस 30 480
480 हो जाएगी, यानी कॉस्ट प्राइस 480 रुपया हो जाएगा, और बेचा हमने कितने में, 600 रुपया में। तो मुझे बताइए मुझे फायदा कितने का हो गया, 120 का लाभ हुआ। किस पर, 480 पर। तो 100 पर कैलकुलेट कीजिए, उसे ही प्रॉफिट कहते हैं। ये इसको 4 बार में काटेगा, 400 को 25 बार में काटेगा, 25% सही जवाब हो जाएगा, 25% राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि जो हमने खरीदा है वही हमारी कॉस्ट प्राइस है। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है। अगर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं और उस पर कुछ खर्च करते हैं, रिपेयर करवाते हैं, तो वो भी आपकी कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा, वो कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। आप हमेशा यही बोलेंगे कि मेरी टोटल लागत इतनी है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक क्लास में 23 लड़के और उनके अध्यापक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को उसमें से हटा दिया जाए तो औसत आयु घटकर 19 हो जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान औसत के तरीके से कर सकते हैं, आप ट्रिक भी कह सकते हैं, सिर्फ परिभाषा पढ़िए आंसर आ जाएगा। देखिए क्लास में 23 लड़के और अध्यापक है, टोटल 24 लोग हैं। 24 लोगों की जो औसत उम्र है वो बताई गई है 20 साल। इस 24 लोग में एक अध्यापक को हटा ले जिसकी उम्र हमें नहीं पता है, तो बाकी के जो 23 लोग हैं उसकी उम्र हो जाती है 19 साल, 19 ईयर्स। अब देखिए जो एवरेज है बेटा, जो एवरेज है, एवरेज की परिभाषा होती है, पूरे क्लास का औसत 20 साल है, तो एवरेज की परिभाषा होती है, एवरेज वो संख्या है जिससे हर किसी को सूचित किया जाता है, प्रत्येक को सूचित किया जाता है। यानी इस 20 से सबको सूचित करेंगे, इसको भी सूचित करेंगे, ये पता नहीं तो 20 लिख दीजिए, और इसको भी 20 बनाएंगे, इसको 20 बनाएंगे तो एक जोड़ना होगा, 19 को 20 बनाने के लिए एक जोड़ना होगा। कितने लोग हैं? 23, तो 23 में एक जोड़ेंगे तो 23 जोड़ना पड़ेगा। यहां जोड़ना नहीं है, ये तो वैल्यू फिक्स है, यहां जोड़ दीजिए 23, आंसर आ जाएगा। टीचर की जो उम्र है वो 43 ईयर्स होगी। देखिए बेस्ट तरीका है एवरेज के सवाल को करने का, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होती है, कोई सूत्र नहीं, बस आप एवरेज की डेफिनेशन याद रखिए, सवाल खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा शानदार तरीका होता है एवरेज के सवाल को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कहता है लाभ प्रतिशत बताए। देखिए ऐसे सवाल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप 25 पुस्तक लाए और आपने 20 पुस्तक बेच दिए। 25 पुस्तक आपने खरीद कर लाया और 20 पुस्तक आपने बेच दिया, इसका मतलब 5 पुस्तक आपके पास है, यानी यही 5 लाभ हो गया, यानी लाभ जो आया आपका वो आया 5 पुस्तक। याद रखिएगा जब भी हम वस्तु पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो नीचे सेलिंग वस्तु रखते हैं, विक्रय वस्तु रखते हैं, और जब प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो नीचे कॉस्ट प्राइस रखते हैं। देखिए यहाँ सेलिंग वस्तु कितनी है 20, तो 20 रख दीजिए, 100 गुना कर दीजिए, यही सब आंसर हो जाएगा। 20 पंचे 100, 25 25% सही जवाब हो जाएगा। लाभ होगा 25% का, 25%। बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। देखिए फिर वही सवाल है, 18 लेखनियों की लागत मूल्य 15 लेखनियों की विक्रय मूल्य के बराबर। आप 18 ला रहे हैं खरीद के, 15 बेच रहे हैं, इसका मतलब 3 आपके पास बच गया। अपॉन कितना बेचा आपने? 15, और इंटू 100, ये आंसर आ जाएगा। 3 पचे 15 और 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20% सही जवाब हो जाएगा। 20%। ऐसे सवाल को तो उड़ा के फेंक दिया करो भाई, ऐसे क्वेश्चन में तो बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए ये नंबर से सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत आसान होता है, ठंडे दिमाग से सोचिएगा। जनरली बच्चा सरलीकरण के सवाल देख के ही उसको ना पता नहीं क्या सा हो जाता है वो, कि गलतियां करने बैठता है। बॉडमास रूल आपको आना चाहिए कि बॉडमास रूल क्या, फिर आप कहीं गलती नहीं करेंगे। बॉडमास रूल क्या होता है बेटा? बॉडमास रूल ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, फिर ऑफ का काम करना है, फिर डिवीजन भाग का काम करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। बस एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो पार्ट है आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों समान ऑर्डर के हैं,
तो समान ऑर्डर में किसी को पहले किसी को बाद में कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेंड रखिएगा लेफ्ट टू राइट। अगर समान ऑर्डर का सवाल आ जाता है, ऑपरेटर आ जाता है, तो लेफ्ट टू राइट मूव कीजिए, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन भी ये दोनों समान ऑर्डर के हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव कीजिए, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ जाता। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इसको समझिए। जैसे मैं कहता हूं कि यहां लिखा हुआ है 6 डिवाइडेड बाई 2 और इनटू में यहां 3 लिखा हुआ, तो देखिए यहां डिवीजन पहले है, बाद में मल्टीप्लीकेशन, दोनों सेम ऑर्डर के हैं। आप लेफ्ट टू राइट मूव कीजिए, 6 में 2 से भाग दीजिए 3 और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। 9 इस सवाल का सही जवाब होगा। यही बॉडमास आपको सिखाता है, यही बॉडमास आपको सिखा रहा है, 9 सही जवाब होगा। जिसे बॉडमास नहीं आता है वो इन दोनों को गुणा भी कर लेगा पहले और बोलेगा 6 भाग 6 1 हो जाएगा, एक गलत जवाब होगा, 9 विल बी द राइट आंसर, 9 होगा सही जवाब। तो बेटा आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है 108 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 4 प्लस 2.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस 10। बेटा क्वेश्चन को देखोगे तो आप पाओगे कि देखिए यहाँ डिवीजन है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, दोनों ही सेम ऑर्डर है। लेफ्ट टू राइट मूव कीजिए, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, 108 में 36 से भाग देंगे, 3 बार में कटेगा और 3 चौके 12, यानी इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी? 12। फिर देखिए यहाँ प्लस है, प्लस लगाइए, फिर देखिए यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, लेफ्ट टू राइट मूव कीजिए, लेफ्ट टू राइट। 2.5 इंटू 4 जो होगा वो 10 होगा और 10 में 0.5 से भाग दें, 0.5 मतलब आधा होता है, 10 में आधा से भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 20 बनेगा, यानी ये पूरी वैल्यू का मान जो आया वो 20 आया। और माइनस में कितना लिखा हुआ? 10, 20 में से 10 गया 10, 10 प्लस 12 22, 22 सही जवाब है, 22 पर टिक कर दो। सरलीकरण बॉडमास आता है तो गलती नहीं करोगे किसी भी कंडीशन पे। अगला क्वेश्चन कहता है चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 18% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो ये बड़ा अच्छा सा सवाल लगता है मुझे, ये वाला सवाल, और इसमें आप मेरे तरीके से जाइएगा, मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, बड़ा ही मजा आएगा आपको ये सवाल करने में और हमेशा याद रहेगा। जब भी ये आय खर्च वाला सवाल हो ना, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम का प्रयोग कीजिएगा। देखिए मैं यहाँ एक डायग्राम यूज करता हूं, मैं कहता हूं ये मूल्य और खपत वाले सवाल में आप यहां मूल्य रखें और यहां खपत कंजम्पशन रखें, पी मतलब प्राइस, सी मतलब कंजम्पशन खपत, और यहां इसकी खर्च को रख ले, ये डायग्राम, बस क्वेश्चन फिनिश्ड। बस इतना सा बात आपको पता है तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब देखिए प्राइस को वो बढ़ा रहा है 24% से, 24% प्राइस को बढ़ा दीजिए, यहां की संख्या को मान लीजिए कि माना कि ये संख्या 100 है, 24 बढ़ा देंगे तो ये 124 हो जाएगा। फिर वो अपने खर्च को 18% से बढ़ाना चाहता है, तो मुझे बताइए ये संख्या 100 है, 100 में 18% बढ़ाएंगे ये कितना होगा? 118। वो खपत पूछ रहा, खपत पता चल चुका है बेटा आपको, जो खपत 124 थी वो 118 हो गई। वो कहता है परसेंट में बताए कितने परसेंट की कमी की? 124। मैं मान लेता हूं कि माना कि आप पहले 124 किलोग्राम खर्च करते थे, आप पहले 124 किलोग्राम खर्च करते थे, अब आप 118 किलोग्राम खर्च कर रहे हैं, तो बताइए कितने की कमी की आपने? तो 6 किलोग्राम की। किस पर? 124 किलोग्राम पर। तो 100 पर कितना होगा? यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए काटपीट करके थोड़ा कैलकुलेशन है कि क्या है सही जवाब इसका। काटपीट अगर करें तो 4 से कट गया ये 31 बार में और 4 से कट गया 25 बार में, आंसर आ गया 25 छक्के 150 और 150 बटे 31। क्या होगा आंसर? तो 31 से 4 बार में कटेगा, यानी 5 वाला तो उत्तर है नहीं, 4 वाला आपका आंसर आ रहा है। कौन सा आंसर होगा वो देख लो भाई। तो 31 चौके 124 हो जाएगा, 150 में 124 चला गया तो बचा कितना? 26, 260, और 31 से 260 में लगभग 8 बार में जाएगा, तो ये 4.8 राइट आंसर आ जाएगा, 4.8%। कैलकुलेशन मौखिक करना बिल्कुल, तभी बात बनेगी। तो ये बेस्ट डायग्राम तरीका है इस तरह के सवाल को तोड़ने का, मजा आ जाएगा आपको सवाल करने। वैसे कई सारे तरीके होते हैं जो मैं बताता हूं फाउंडेशन बैच में। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, कहता है 2 वर्ष के लिए 7% की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24.5 है, x का मूल्य क्या? देखिए अगेन
वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर आधारित सवाल। कभी भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डिफरेंस का, तो याद रखिएगा ये रिजल्ट मेरा कि सीआई और एसआई, सीआई और एसआई के 2 साल का अंतर अब बटे प्रिंसिपल जो होता है ये कुछ नहीं, ये रेट का जो भिन्न मान है उसका स्क्वायर होता है। आप बताइए रेट की भिन्न वैल्यू क्या है, रेट है 7%, तो इसका भिन्न मान क्या होगा 7/100, इसका स्क्वायर कर दो आंसर आ जाएगा। 7 की स्क्वायर क्या होती है 49, 100 की स्क्वायर क्या होती है, तो 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो बन जाएगा, यानी उसका अंतर जो है वो 49 होना चाहिए, तो मूलधन का मान 10,000 होना पड़ेगा। वो कहता है जी अंतर जो है वो 49 नहीं है, अंतर की वैल्यू 24.5 है, इस 49 की वैल्यू 24.5 बताई गई है, इसका मतलब इसे आधा कर दिया गया है, अर्थात प्रिंसिपल को भी आधा कर दीजिए, यही पूछा जा रहा है आपसे। 10,000 का आधा कितना होगा 5,000, 5,000 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो यहां से बहुत बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से आप सीआईएसआई के सवाल को धुआं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, ऐसे कितने गोले बनाए जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब किसी चीज को पिघलाकर हम कोई अन्य चीज बनाते हैं तो उसका आयतन सेम रहता है। ये गोला है, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। तो जब बड़ा वाला गोला है उसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू 4 क्यूब के बराबर। अगर इसको पिघलाकर हम छोटा गोला बनाते तो उन सब गोलों का आयतन जो है वो इनके बराबर होगा। तो छोटे गोला का त्रिज्या है वो दिया हुआ, एक गोले का त्रिज्या दिया हुआ है, कहता है उसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, तो आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 2 की क्यूब हो जाएगी, ये एक गोले का आयतन। ऐसे ऐसे एन गोले बनाए गए हैं, तो यहाँ एन लिख लीजिए, यहाँ एन लिख लीजिए। अब बताइए ये 4/3, 4/3, पाई से पाई खत्म हो गया, ये 64 है, ये 8 है, 8 64 को 8 बार में काटेगा, यानी एन की वैल्यू 8 होगी, यानी आप छोटे छोटे 8 गोले तैयार कर सकते हैं, 8 गोले बेटा बना सकते हो। ऐसे सवाल एकदम आसान होते हैं, वॉल्यूम बराबर कीजिए, आंसर आपके सामने है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 3/5 की गति पर चलते हुए वो अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या। देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी बोला 3/5, जब भी बोला कि 3/5 गति से चलते हुए, गति अगर 3/5 है तो समय जो है ना उसका उल्टा हो जाता है, यानी समय भी वही रह रहा होगा। अगर मैं बात करूं 3/5 का मतलब नीचे वाला ओरिजिनल स्पीड है, ऊपर वाला नया स्पीड है, तो समय की पोजीशन बदल जाती है, ये वाला ओरिजिनल टाइम बन जाएगा, ये ओरिजिनल टाइम, और ये आपका नया टाइम बन जाएगा, ये आपका न्यू टाइम बन जाएगा। तो आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति पहले 3 समय में जाता था, आज 5 समय में जा रहा है, तो उसकी देरी कितनी की हुई 2 की। इसी 2 की वैल्यू बता रखा है 20 मिनट, 2 की वैल्यू 20 मिनट, तो 1 का मान कितना मिनट 10 मिनट। तो आपसे पूछता है कि उसका वास्तविक सामान्य समय, सामान्य यानी ओरिजिनल समय क्या होगा, तो ओरिजिनल समय ये 3 है, इसमें भी 10 गुना कर दीजिए, 3 × 10 30 ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए होगा सही जवाब, 30 हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए समय दूरी चाल का बहुत ही सरल सवाल। ये क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी की दक्षताओं का, एफिशिएंसी का रेशियो बताया गया, एफिशिएंसी टाइम एंड वर्क का सवाल है ये। एफिशिएंसी का अनुपात 2:5:3 है, वे तीनों एक कार्य को एक साथ मिलकर 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में पूरा करेगा। ध्यान से सुनना, टाइम एंड वर्क चैप्टर बस कुछ नहीं, एक छोटी सी बात पे टिका हुआ रहता है कि टाइम एंड वर्क में ये बात बस आपको पता होनी चाहिए कि वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम।
कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय। कार्य क्षमता होता है एक समय में किया गया काम। अब देखिए 3 व्यक्ति की क्षमता बताई गई है, ए बी सी की क्षमता बताई गई है 2:5:3। इसका मतलब ये अगर एक दिन में 2 काम करता है, ये 5 काम करता है, ये 3 काम करता है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 5 3 8 2 10 काम करेंगे। कहता है वे तीनों एक साथ 9 दिनों में काम पूरा करते, एक दिन में 10, एक दिन का काम, एक दिन में 10 काम, तो 9 दिन में 10 9 90 काम, यानी वर्क पता चल गया, वर्क हमें बेटा पता चल चुका। अब वो कहता है इसी कार्य का 40% सी कितने समय में करेगा? सी का समय बेटा देखो यहां से अगर टाइम निकालोगे तो एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी, समय बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है इस 90 का 40%, तो 40% लिखो। एफिशिएंसी उसी की जिससे काम करवाना है, सी का समय पूछा जा रहा है, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। भैया परसेंट से दोनों जीरो खत्म हो गए, 36 12 12 होगा सही जवाब। 12 विल बी द राइट आंसर। टाइम एंड वर्क का सवाल बड़ा ही आसान प्यारा सा सवाल, बी उत्तर था। अगेन देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया, सरलीकरण का फिर से क्वेश्चन आया। बॉडमास रूल दिमाग में सेट होना चाहिए आपके। मैं सवाल को लिख देता हूं, 6 - 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 प्लस ब्रैकेट में 6 डिवाइडेड बाई 6 का लिखा हुआ है 6, फिर इंटू में 6 है और माइनस ये ब्रैकेट लगा हुआ, ये मिश्रित भिन्न तोड़ते हैं, 3 3 9 2 11/3 है ये, और डिवाइड लगा हुआ है 2/3, और फिर यहाँ का लिखा हुआ है 11/30, और फिर डिवाइड में 5 लगा हुआ। देखिए ये है आपका सवाल, ये है आपका क्वेश्चन। बॉडमास रूल के तहत, बॉडमास रूल कहता है सबसे पहले देखिए यहां तो माइनस है, यहां डिवीजन और इनटू लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, 6 6 कट जाएगा, 1 1 गुना 6 6 आ जाएगा, ये 6 है, 6 - 6 आ चुका है, अब यहां प्लस है। अब ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में डिवीजन भी है और का भी लगा हुआ। बेटा याद रखिएगा का है तो गुना, लेकिन काम उसका पहले होगा, यानी पहले इसका काम होगा 6 गुना 6 36, यानी ये 6 डिवाइडेड बाई 36 बन जाएगा, और डिवाइड का मतलब होता है 6/36, ऐसे ही तो लिखते हैं डिवाइड को। और इनटू में ये ब्रैकेट हो गया, इनटू में क्या लिखा हुआ 6, तो ये पार्ट बन गया, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट का काम आगे आपको ब्रैकेट सॉल्व करना। बेटा ब्रैकेट के अंदर फिर डिवीजन और का है, का मतलब पहले इसका काम करना पड़ेगा आपको, इसको गुणा करेंगे 2 से खत्म हो जाएगा 15 बार में, ये आ जाएगा 11/3, और डिवीजन है 11/15 या 45। देखिए किसी संख्या को डिवाइड करना है उसका अर्थ है उल्टा करके गुना कर दीजिए, 11/3 इंटू यहां लिखा हुआ 11/45 उल्टा कर दीजिए, ये 45/11, फिर डिवाइड बाय 5 है, डिवाइड का मतलब इंटू करके उल्टा कर दीजिए 1/5। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, आंसर आपके सामने है, 6 6 36 से 36 खत्म हो गया, प्लस 6 - 6 खत्म हो गया, ये तो 0 बन गया, यहां बचा 1, माइनस इसकी बात करें तो यहां 5 3 15, 15 से 45 3 बार में कटेगा, 11 11 खत्म हो गया, तो -3, 1 - 3 यानी -2 सही जवाब होगा, -2 राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो देखिए जो सिंप्लीफिकेशन के सवाल है वो सरल है, बहुत सरल है, आपको बॉडमास रूल पता होना चाहिए, आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर टाइम एंड वर्क का ही सवाल आपके सामने आया, कहता ए बी और सी की कार्यक्षमताओं का अनुपात 3:5:1 है, वे एक साथ काम करते हुए 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बेटा फिर यहां से देखना, थोड़ा सा डायग्राम से तुम बहुत अच्छे तरीके से समझोगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को। ए बी सी की एफिशिएंसी बताई गई है, इनकी एफिशिएंसी बताई गई ए बी और सी की 3 5 1। अभी समझाया था एफिशिएंसी मतलब होता है एक समय का किया गया काम, एक दिन का किया गया काम, तो ये एक दिन में 3 काम, ये 5 काम, ये 1 काम, तो तीनों मिलकर 9 काम करेंगे एक दिन में। कहता है उन्होंने 5 दिनों में काम पूरा किया, एक दिन में 9 तो 5 दिन में 9 × 5 = 45, हमें 45 काम पता चल चुका, वर्क की वैल्यू पता चल चुकी है 45। अब कहता है ए और बी ने 3 दिनों के लिए साथ काम किया, तो ए और बी, बेटा डायग्राम से बहुत अच्छे समझ में आएगा, ए प्लस बी जब काम करते हैं तो 5 3 8 काम करते हैं, और इन्होंने 3 दिन के लिए काम किया, अगर एक दिन में 8 तो 3 दिन में 8 × 24 काम कर लेंगे। मुझे बताइए 45 में 24 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बच गया? 45 - 24 यानी 21 काम, 21 काम शेष बच चुका। कहता है इसे
सी द्वारा अकेले कितने दिन में पूरा किया जाएगा? तो सी की क्षमता में पता है एक, कितने समय में, समय बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 21 काम करना है एक की क्षमता से, तो आंसर होगा 21 दिन। 21 सही जवाब होगा, बी सही जवाब होगा। आप इसे भाषा बोलकर भी कर सकते हैं कि एक दिन में एक काम, तो 21 काम करने के लिए 21 दिनों की जरूरत होगी, ये आसान सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फास्ट ट्रेन ए धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे से कम समय में तय करती है। यदि बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो ए की औसत गति क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी? देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस का अच्छा सा सवाल है, इसको समझिएगा क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको समझना बेटा। बढ़िया सवाल होता है ये, अच्छा सवाल होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक फास्ट ट्रेन ए है जो बी की तुलना में 1 घंटा कम समय लेती है, यानी इनके समय का जो अंतर है वो 1 घंटा है। फिर कहता है बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ये फास्ट ट्रेन है तो ऑब्वियस है इसकी स्पीड ज्यादा रह रही होगी, तो ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो कहता है कि आप मुझे ए की स्पीड बताएं। ए की स्पीड पता नहीं है हमें, मान लेते हैं ए की स्पीड x है, तो ये कितना बन जाएगा, x माइनस 16 के बराबर। अब देखिए यहां पर दूरी दी हुई 96 किलोमीटर। ऐसे सवालों को सोल्व करने का एक बहुत ही शानदार सा आपको रिजल्ट बता रहा हूं कि रिजल्ट ये होता है कि दूरी बराबर, जो दूरी है डिस्टेंस बराबर चाल का गुणनफल बटे चाल का अंतर इनटू समय का अंतर, ये होता है रिजल्ट। आपकी डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। तो यहां पुट कर दीजिए आप। देखिए दूरी हमें पता है 96 किलोमीटर है, चाल एक x है, दूसरा x माइनस 16 है, तो ये अंतर हो गया, ये गुणनफल हो गया। अंतर निकालेंगे x x कट जाएगा, 16 बचेगा, समय का अंतर 1 है। तो भैया 16 को इधर ले आए तो 96 इंटू 16, ये आ गया x इंटू एक्स माइनस 16 का मान। अब देखिए ये द्विघातीय समीकरण बनने वाला है, तो इसको कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे कि पूरा द्विघातीय समीकरण सॉल्व किया। ऑप्शन की मदद लीजिए, ऑप्शन में इसी का मान फाइंड करना, आपको x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताइए x का मान ऑप्शन से पुट करते हैं। अगर मैं 54 रख देता हूं, अगर मैं 54 रखता हूं तो 54 में से 16 घटाएंगे, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, और कितना बच गया यहाँ, तो आप बोलेंगे सर 4 में से 1 गया 3, तो ये बन जाएगा। आप बताइए इन दोनों का गुणनफल कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता। क्यों, कैसे समझा, यूनिट डिजिट चेक कीजिए। इसकी यूनिट डिजिट 8 चौके 32 2 है, इसकी यूनिट डिजिट 6 छाके 36 6, ये नहीं हो सकता, ये गलत कॉम्बिनेशन है, ये गलत है। अगला लीजिए 48, अगर मैं 48 लेता हूं 48, तो 48 में से 16 जाएगा 32 आएगा। देखिए इसकी यूनिट डिजिट भी मैच करे, ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है आंसर बेटा। कैसे, कॉम्बिनेशन भी देख लो। अगर मैं यहां से 2 निकाल के यहां दे दूं तो 16 दूना 32 बन जाएगा। इसे हम 48 इंटू 2 कह सकते हैं, और इस 2 को इसमें गुना कर दे 32, यहां बचेगा 48। ये दोनों ही बराबर है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुका है, यानी 48 राइट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के और भी तरीके हैं, लेकिन जो यहां पर मैंने आपको समझा, एक है बिना x माने हुए, वो मैं आपको जब पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तब उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, तब बिना x माने हुए भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो आप ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। x का रोल नहीं है, ऑप्शन से x की वैल्यू पता चल जाती है, तो वहां कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धातु से बना एक बेलनाकार रॉड रोलर 1 मीटर लंबा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है और धातु की सीट की मोटाई 9 सेंटीमीटर है। रोलर का वजन कितना है यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये जो रोलर बनाया गया है वो बेलनाकार है। एक रोलर बनाया गया है, ये बेलनाकार है, ऐसे बनाया गया है, ये बेलनाकार रोलर बनाया गया। इस तरीके से देखते होगे तुम रोड पर रोलर जो चलता है ये वाला, ये ऐसे बनाया हो, ये ऐसे।
अब इसकी थिकनेस रख दी गई है, इसकी थिकनेस रख दी गई है बेटा, यहाँ इसकी थिकनेस रख दी गई है ऐसे 9 सेंटीमीटर। अगर इसकी थिकनेस ऐसी हो जाएगी तो त्रिज्या अलग अलग आ जाएगा। देखो एक त्रिज्या तो यहां से यहां तक की दूरी होगी जिसकी वैल्यू बाहर तक की दूरी जो 27 सेंटीमीटर है, और थिकनेस 9 है। अगर थिकनेस 9 है तो ये वाली त्रिज्या, छोटी वाली त्रिज्या कितनी होगी, 27 में से अगर हम 9 घटा दें, अच्छा अंदर वाली त्रिज्या 27 दी हुई है बेटा, अंदर वाली त्रिज्या 27 यानी ये 27 दी हुई है, और थिकनेस 9 है तो 27 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हमें अंदर की भी त्रिज्या पता चल चुकी है, बाहर की भी त्रिज्या पता चल चुकी है। तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि वजन जो है 8 ग्राम वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, और सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है। हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, तो बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा चूंकि इसकी थिकनेस है तो यहां कैसे आएगा, पहले बाहर वाला आर स्क्वायर लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर में से अंदर वाला आर स्क्वायर घटा देंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये इसकी वॉल्यूम होगी, खोखले बेलन का आयतन। बहुत आसान है, देखिए पाई आर स्क्वायर एच अगर करेंगे तो बाहर वाले बेलन का आयतन पता चल जा रहा है, अंदर वाला को घटा देते हैं पाई छोटी आर स्क्वायर एच, तो हमें ये जो थिकनेस है ना, जहां पर मटेरियल है उसका वजन पता, उसकी वॉल्यूम पता चल जाएगी हमें। अब इसको सॉल्व कीजिए तो बेटा ये बन जाएगा पाई, बड़ी आर की वैल्यू 36 स्क्वायर है, छोटी आर की वैल्यू 27 स्क्वायर है, और एच का मान दिया हुआ है कितना, कहता है वो 1 मीटर लंबा है। देखिए ये सारी चीजें सेंटीमीटर में है, जबकि हाइट मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 आ जाएगा। ये इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका बेटा आ रहा है वॉल्यूम। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, इंटू 8 गुना कर दीजिए, यही आंसर है आपका। अब किलोग्राम में लिखा हुआ ऑप्शन तो 1000 से भाग भी दे देंगे बेटा, ये किलोग्राम में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो ये बनेगा पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सोल्व करो, स्क्वायर करके घटाने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, और इनका सम 7 6 13, 3 2 5 1 6 63 आ जाएगा, 2 0 2 0 खत्म हो गया, 8/10 आ जाएगा। अब देखिए आप या तो इसको सोल्व कीजिए या थोड़ा सा स्मार्ट बुद्धि यूज कीजिए। यहां देखिए 9 है, आप इसको गौर से देखिए, यहां 9 है, अगर यहां 9 है तो आंसर में 9 आना चाहिए, और आंसर दशमलव वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि नीचे 10 भी है। तो देखिए ये ऑप्शन को मैं काट रहा हूं क्योंकि उसमें दशमलव नहीं है, इसको भी काट रहा हूं, दशमलव नहीं है, 2 आंसर में दशमलव है। अब 9 किस में है, क्योंकि 9 प्रोडक्ट में है तो 9 आना चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी रूल होती है सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। देखिए सम ऑफ डिजिट यहां अगर बात करें तो 4 4 8 2 10 4 14, 14 9 से नहीं कटता, ये नहीं होगा, तो यही आंसर है। चेक भी कर लीजिए, 5 4 9 6 3 9 कट रहा है, ये यही सही जवाब है। तो यह पूरा कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये बैल बुद्धि है, थोड़ा स्मार्ट रखेंगे, अपने आप को एक्टिव मोड में रखेंगे तो आपको पूरा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेंसुरेशन के सवाल होते थोड़े समझने वाले, लेकिन समझने के बाद बड़ा मजा सा आने लग जाता है सवाल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक गोले के व्यास को 40 सेंटीमीटर कम कर दिया गया तो उसका आयतन कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। बेटा चाहे व्यास को कम करें या त्रिज्या को कम करें, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आयतन बराबर होता है वॉल्यूम बराबर होता है 4 किसका, बेलन गोला है ना, एक गोले का व्यास 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर वहां व्यास दिया हुआ है तो आर का मान होता है व्यास बटे 2, अगर मैं आर के जगह पर d/2 रख दूं, क्यूब करूं, तो ये बन जाएगा d की क्यूब बटा 8। तो देखिए वॉल्यूम जो डिपेंड कर रहा है, ये बेसिकली इसका वॉल्यूम हो गया उसके गोले का आयतन व्यास के रूप में, d मतलब डायमीटर। अब जरा गौर से देखिएगा, इस सूत्र की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम बस ये समझाना चाह रहे हैं कि यहां 4/3 और पाई और 8 ये सब कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम डायमीटर क्यूब पर डिपेंड कर रहा है। आप देखिए डायमीटर क्यूब में क्या प्रभाव आया, उसने 40% कम कर दिया, उसने व्यास को डायमीटर को 40% कम कर दिया है। 40% का मतलब होता है 40/100, 20 से
से कट जाएगा 2/5, 2/5 इसने कम कर दिया। कभी भी नीचे किसी फ्रैक्शन में जो संख्या लिखी उसे ओरिजिनल मानते हैं, यानी इसकी ओरिजिनल में जो डायमीटर थी वो 5 थी, तो अब 2 घट के इसकी नई डायमीटर हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये है व्यास। लेकिन मुझे व्यास नहीं चाहिए, मुझे व्यास का क्यूब चाहिए। देख लीजिए व्यास के क्यूब पर निर्भर कर रहा है। अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो मुझे वॉल्यूम पता चल जाएगा। ये है इसकी वॉल्यूम 125 और ये है 27। 125 अगर 27 बन रहा है तो कमी कितने की हो गई? तो 98 की कमी हो गई। यहां किस पर? 125 पर। तो 100 पर कितने की हो जाएगी? 100 पर कितने की हो जाएगी? यही आपको निकालना है। काटपिट करेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 98 चौके 4 अट्ठे 32 बन जाएगा, और 9 चौके 36 और 36 3 39, 392/5 आंसर है। काटिए 5 से, 5 सत्ते 35, बचा कितना आपका 4, 42, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 78.4%। 78.4% की कमी है जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। सी विल बी द राइट आंसर। देखिए फ्रैक्शन तरीके से अगर आप परसेंटेज के सवाल सोल्व करते हैं तो बहुत मजा आएगा, और हमेशा आपको ध्यान में रहेगा, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट 2 को हमने फिनिश कर दिया। एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 2 जो हमारी किताब है अग्रवाल पब्लिकेशन की, उससे हमने प्रैक्टिस सेट 2 को फिनिश किया है। आप जो पूरा सेशन मेरे साथ देख रहे होंगे, तो आप पूरा सेशन अटेंड करने के बाद अपने स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। और मेरा आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपकी टाइम की बचत हो जाएगी, तो वो बहुत फायदा होगा कि आप कोई सवाल खुद से भी बन रहा है तो फिर भी तरीका सीखेंगे कि कैसे मैं सॉल्व करता हूं, तो वहां से बहुत टाइम बचेगा। स्कोर जरूर बताइएगा, हरदम अपने आप को एनालाइज जरूर कीजिएगा कि हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। इससे आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा चलता रहेगा। ठीक है बेटा, तो आज हम विदा लेते हैं आपसे, और एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 3 के साथ आपसे मिलेंगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद।